बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड मैट्रिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 16 मेटल्स एंड देयर एक्सट्रैक्शन, इसका पार्ट 1 हम करने जा रहे हैं। मेटल्स एंड देयर एक्सट्रैक्शन, इसका पार्ट 1 हम करने जा रहे हैं। हमेशा की तरह फर्स्ट पार्ट जो है किसी भी चैप्टर का, उसमें वो सारी डिटेल्स बनाता हूँ और सबसे अहम तरीन पार्ट जो है वो पार्ट 1 ही होता है, क्योंकि इसी पार्ट 1 के ऊपर आपके आगे आने वाले जितने लेक्चर्स हैं ना वो सब इसके ऊपर डिपेंड करते हैं, सब के सब इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। इस पार्ट को कम से कम 2 से 3 दफ़ा तो ज़रूर देखिए। वीडियो की स्पीड थोड़ी सी आप बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। कौन सा है? मेटल्स एंड देयर एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन क्या है? इसका मतलब होता है खोद के निकालना ज़मीन से, इसको तो बाद में देखेंगे। मेटल्स क्या है इसको देखेंगे। लेकिन एक बात जो इशू चलता है ना स्टूडेंट्स की तरफ, कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। बच्चे बोलते हैं सर याद नहीं रहता, इन्फॉर्मेशन तो आप इतनी सारी देते हैं, सब कुछ नोट भी करते हैं, लेकिन जहन के अंदर रुकता नहीं है। असल में आप इस जहन को समझते नहीं हैं। ये जहन जो है ना, या अल्लाह ताला की बहुत बड़ा इनाम है ये माइंड जो है। लेकिन आज तक आपको किसी ने बताया नहीं ये बात कि आप इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। सबसे पहले पूरे चैप्टर की अगर सारी चीज़ें आपको जहन में रखनी है ना, तो चैप्टर की मेन हेडिंग्स जो हैं सबसे पहले आप उनको लिखिए। जैसे कि मैं ये मेन हेडिंग्स अभी आपके सामने पूरे चैप्टर की लिख रहा हूँ, पूरे चैप्टर की। खोल लीजिए क्या लिखा हुआ है। 16.1 अगर ओल्ड बुक है तो 16.1 लिखा होगा, अगर न्यू बुक है तो 16.1 होगा। खोलिए बुक। मैं लेक्चर डिलीवर करता हूँ, बनाता हूँ, समझाता हूँ, सब बुक के मुताबिक होता है, ठीक है। आप देखिए आपको क्या नज़र आ रहा है वहाँ पर। मेरे पास ओल्ड बुक के मुताबिक 289 पेज है। 16.1 इसमें हेडिंग देखें, मेन हेडिंग है मेटल्स। मैं इसके मुताबिक चलूँगा। 16.1 इसमें जो हेडिंग है वो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के हवाले से ये मेन हेडिंग है। इसमें सब हेडिंग्स अभी आएंगी, ठीक है। आगे चलते हैं, पेज टर्न करें। 290 पेज खोल लें, 291 खोल लें, 292, 293 पे जाके आपको दूसरी मेन हेडिंग मिलेगी, मिनरल्स एंड ओर्स। 16.2 मिनरल्स एंड ओर्स, ये दूसरी मेन हेडिंग है। ये सब नोट करते रहिए, बुक भी खोल के रखिए, साथ साथ देखें। जो बच्चे बिल्कुल अकॉर्डिंगली चल रहे हैं, जिस तरह से मैं उनको बता रहा हूँ उस हिसाब से चल रहे हैं, इंशाल्लाह माशाल्लाह वो बच्चे जो है ना वो बेहतरीन आगे चल के वो दुआ देंगे, ठीक है। तो जैसे बोल रहा हूँ वैसे करते जाइए। लेक्चर को इस तरह से लिखिए, ये मेन हेडिंग्स है, चैप्टर का नाम लिखिए, ठीक है, और ये मेन हेडिंग्स दे दीजिए। 16.3 अब आएगी, इसमें भी सब हेडिंग्स होंगी, हर मेन हेडिंग के अंदर सब हेडिंग्स हैं। तो इसके अंदर ये देखें कि मिनरल्स एंड ओर्स, इसके अंदर देखें सब हेडिंग्स आपको नज़र आ रही होंगी। पेज नंबर 294 पे आ जाइए, पेज टर्न कीजिए। अकरेंस ऑफ आयरन है, कॉपर है, फिर नेक्स्ट पेज पे एल्युमिनियम है और क्रोमियम है। उसके बाद 16.3 तीसरी मेन हेडिंग आ जाती है मेटलर्जी की। मेटलर्जी तीसरी मेन हेडिंग आ गई। इसकी भी सब हेडिंग्स को देखते हैं, इसमें सब हेडिंग्स कौन कौन सी है मेटलर्जी के अंदर। 295 पेज पे है ये। फिर आप आगे आ जाइए, इसमें हमारे पास प्रिलिमिनरी प्रिपरेशंस हैं, कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, रोस्टिंग ऑफ द कंसनट्रेटेड ओर, एग्जाम्पल है स्मेल्टिंग। ये सारे पॉइंट्स लिखे हुए नज़र आ रहे हैं आपको, ठीक है। पेज नंबर 296 पे आ जाएँ, 297 पे आ जाएँ, 298 पे जब आएंगे तो आपको चौथी मेन हेडिंग मिलेगी, मेटलर्जी ऑफ आयरन। मेटलर्जी ऑफ आयरन चौथी मेन हेडिंग आ गई। इसमें मज़ीद सब हेडिंग्स होंगी, ठीक है। साथ साथ इन हेडिंग्स को याद भी करते रहिए। फिर 298 पेज से आगे आ जाएं, 299 पे आ जाएं, 300 पे आ जाएं, 301 पे आ जाएं,
302 के ऊपर 5वीं मेन हेडिंग आपको मिलेगी कॉपर की, फिर 16.6 आ जाता है। छठी मेन हेडिंग आपको फिर आगे पेज टर्न करें 302, 303, 304, 305, 306 पेज पे आपको छठी मेन हेडिंग मिलेगी एल्युमिनियम की, एल्युमिनियम। और उसके बाद आगे चलें, नेक्स्ट पेज करते जाएं, 306 से 307 पे आ जाएं। 308 पे जब आएंगे तो आपको आखिरी मेन हेडिंग मिलेगी 16.7 की एलॉयज़। ये सारी की सारी मेन हेडिंग्स हैं और इनके अंदर सब हेडिंग्स हैं। ये पूरा चैप्टर हो गया। कहाँ तक चल रहा है ये? 309 पेज पे जाके ये चैप्टर ख़त्म हो रहा है ओल्ड बुक के मुताबिक, ठीक है। और ये कहाँ से चल रहा है? ये चल रहा है पेज नंबर 289 से। 289 से ये आखिरी पेज अभी हमने कौन सा निकाला है? 300 से ऊपर जा रहा है, आखिरी पेज 309। ये पूरे चैप्टर को, ये सारे पेजेस पे पूरा चैप्टर आ गया, मेन हेडिंग्स आ गई। हर मेन हेडिंग के अंदर सब हेडिंग्स हैं। पहले मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का इंट्रोडक्शन है और उसके अंदर फिर तफसीलात हैं, जिस पे ये वीडियो पार्ट 1 बन रहा है। फिर मिनरल्स एंड ओर्स के हवाले से बात है, मिनरल्स क्या हैं और ओर्स क्या हैं। फिर मेटलर्जी के बारे में बातचीत हो रही है, उसकी सब हेडिंग्स आ जाती हैं। फिर मेटलर्जी ऑफ आयरन आ जाती है, फिर मेटलर्जी ऑफ कॉपर आ जाती है, फिर मेटलर्जी ऑफ एल्युमिनियम आ जाती है, और आखिरी टॉपिक एलॉयज़ का है। पूरा चैप्टर आपका तमाम हो गया। ये जो चैप्टर जिन लोगों ने डिज़ाइन किया था ना, नो डाउट ये पुरानी बुक है। हम कहते हैं पुरानी बुक्स बेकार हैं, इतनी एडवांसमेंट हो चुकी और इतना सब कुछ उनके अंदर हो चुका, नई नई चीज़ें आ चुकी। नो डाउट भाई, नई नई चीज़ें आ चुकी, लेकिन 40-50 साल पहले जिन लोगों ने ये चैप्टर्स डिज़ाइन किए हैं और ये जो हेडिंग्स रखी हैं, ये हेडिंग्स नहीं है, ये पूरा एक कॉन्सेप्ट है, पूरी तरतीब है। देखें, बेतरतीब कुछ नहीं। मैंने कहा ना, आप कहते हैं ना हमें याद नहीं रहती चीज़ें। असल में हमारा जो ये जहन है, आप इसको स्टोर ना बनाएं, जिसमें आप स्टोर में कोई भी चीज़ फेंक देते हैं उठा के। इसी तरह मालूमात, अगर इंफॉर्मेशन जो है रैंडम होगी, बिट्स एंड पीसीज होगी, कहीं से सर ले लिया, कहीं से पैर ले लिया मालूमात का, तो फिर क्या होगा, आपके जहन में वो चीज़ रुकेगी नहीं। लेकिन अगर ऑर्गेनाइज्ड वे में इंफॉर्मेशन होगी, पूरी तरतीब से होगी, एक तंजीम उसमें नज़र आएगी। जैसे कि ये पूरे चैप्टर की अब तंजीम हो चुकी है, आपको पता है कि अब इसका पार्ट 1 बन रहा है, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5। 7 मेन हेडिंग्स हैं। कोशिश है कि एक 1.5 घंटे की वीडियो बना के ये 7 वीडियोस के अंदर मैं निपटा दूँ पूरा चैप्टर। समझ में आ रही है बात आपको? अब ये बातें जो बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं ना इस वक्त, वो तो सुन रहे हैं तसल्ली से कि सर बोल रहे होंगे, सर अभी पढ़ाना शुरू करें, क्या आप बातें कर रहे हैं। भाई ये बातें नहीं है, ये वो चीज़ें हैं जो बच्चे समझ लेंगे। आप में से जो बच्चे समझ लेंगे कि नहीं सर जो बोल रहे हैं वैसे करना है, बस वो फ़ायदे में रहेंगे। और जो बच्चे जल्दी में है ना कि भाई यार ये अभी आए, बस मेटल पढ़ाएं और मामला आगे चलें, क्या शुरू कर दिया आपने, तकरीरें शुरू में आप बहुत करते हैं, तो वो बच्चे फिर आगे जाके वो परेशान रहेंगे। मेरा मकसद सिर्फ पढ़ाना नहीं है, आपको गाइड भी करना है। और आप इस प्रोसीजर को फॉलो करें, आपको समझ आ जाएगा कि अगला पार्ट 2 जो है किस पे बनेगा, पार्ट 3 किस पे बनेगा, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 7 पार्ट्स में पूरा चैप्टर निमट जाएगा। हो सकता है 8 पार्ट हो जाए, 9 हो जाए, 10 हो जाए, लेकिन यही मेन हेडिंग्स चलेंगी बुक की। पूरा एक कॉन्सेप्ट आपको मिल रहा है, पूरी सीरीज़ बन रही है। समझ में आ रही है बात आपको? तो ये मेरा काम था बता देना। मैं तो सिर्फ बता सकता हूँ, समझ तो अल्लाह ताला देता है। जिन बच्चों के नसीब में समझ होगी तो वो तो समझ जाएंगे कि हाँ सर सही कह रहे हैं, जल्दी से इन मेन हेडिंग्स को नोट करो और इसके मुताबिक चीज़ों को लेके चलो। तो एग्ज़ाम को ना सिर्फ पास करना है, बल्कि एग्ज़ाम को समझना भी है, चीज़ों को समझना भी है, सीखना भी है। वो बच्चे इंशाल्लाह आगे देखें, अपनी मज़े से अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे। एंट्री टेस्ट ऐसे घुमा के रख देंगे, बोलेंगे सब कुछ है, क्या पूछना चाहते हैं पूछें। बहरहाल अब आगे चलते हैं। अब ज़रा चलते हैं इसकी, हमारा टारगेट क्या है। पहला कि ये जो हम पहली मेन हेडिंग बनाई है, इसके ऊपर हम इस वीडियो को भी लेके चलेंगे।
इसकी सब हेडिंग्स मैं आपको बता देता हूँ, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की नोट कर लीजिए आप। अब इसकी सब हेडिंग्स आ जाएंगी। अब इसकी सब हेडिंग्स आ जाएंगी, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये टॉपिक है हमारा। पहले इंट्रोडक्शन, तारुफ, मेटल होते क्या हैं और नॉन मेटल्स होते क्या हैं। फिर अगली जो सब हेडिंग है वो डिफरेंसेस की है। बुक खुली होनी चाहिए आपके पास, बुक खुली होगी तो आप देखें, फिर आपको नज़र भी आएगा बाकायदा कि डिफरेंसेस जो हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के अंदर, इसके अंदर दो हेडिंग्स आपको नज़र आ रही होंगी। पहली हेडिंग है फिजिकल डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, फिजिकल डिफरेंस इसकी हेडिंग है। और नेक्स्ट पेज पे आए जब आप, तो आपको नेक्स्ट पेज पे नीचे केमिकल डिफरेंस नज़र आएगा, केमिकल डिफरेंस, केमिकल डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, पेज नंबर 290 पे ओल्ड बुक में नज़र आ रहा है। और उससे आगे आए, फिर एग्जाम्पल्स दे के उसने समझाया। फिर ये जो डिफरेंसेस में फ़र्क क्या है मेटल और नॉन मेटल में, इसमें जो ये केमिकल डिफरेंसेस हैं, यहीं से फिर अगली सब हेडिंग चलेगी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। उसने बाकायदा हेडिंग नहीं दी लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तीसरी सब हेडिंग चलेगी। जब ये फ़र्क हम जान जाएंगे, फिज़िकल डिफरेंसेस क्या हैं, केमिकल डिफरेंसेस क्या हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स में, उसके बाद मेटल्स और नॉन मेटल्स की दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज़ चलेंगी, मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की भी, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज़ चलेंगी। कौन सी हेडिंग्स में चलेंगी, आपको हेडिंग्स नज़र भी आ रही होंगी, आप देख लें। रिएक्शन विद एसिड्स, एसिड्स के साथ अगर रिएक्शन करते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स तो क्या होता है, ठीक है। दूसरी सब हेडिंग आपको नज़र आ रही होगी इसी के आगे नेक्स्ट पेज पे, रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की हैसियत से, रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन हैं ये, मेटल्स जो हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं और नॉन मेटल्स जो हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। इनकी इस हेडिंग के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को हम रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की हैसियत से देखेंगे इसके अंदर। उसके बाद फिर तीसरी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर मेटल्स और नॉन मेटल की आ जाती है नेचर ऑफ क्लोराइड्स, नेचर ऑफ क्लोराइड्स। ये सब हेडिंग भी किस हेडिंग के अंदर आ रही है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर। इसके अंदर भी हम क्या देखेंगे, मेटल्स को भी देखेंगे, नॉन मेटल्स को भी देखेंगे। और चौथी और आखिरी जो सब हेडिंग इसके अंदर आ रही है, जिस पे ये टॉपिक ख़त्म हो रहा है, वो है नेचर ऑफ हाइड्राइड्स, नेचर ऑफ हाइड्राइड्स। तो हाइड्राइड्स जो हैं वो क्या होते हैं उनको देखेंगे, उनकी नेचर क्या होती है। मेटल्स जब हाइड्राइड्स बनाते हैं तो वो क्या करते हैं, नॉन मेटल्स जब हाइड्राइड्स बनाते हैं तो उनको क्या कहते हैं। ये सब चीज़ें आपके सीखने की हैं और इस पे ये पूरा टॉपिक जो है आज का पार्ट 1 ख़त्म हो जाएगा। इसको भी नोट कर लीजिए। सारी सब हेडिंग्स बता दी, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। पहले इंट्रोडक्शन, फिर डिफरेंसेस आएंगे, फिजिकल और केमिकल, फिजिकल डिफरेंस और केमिकल डिफरेंस, ठीक है। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ आएंगी मेटल्स की और नॉन मेटल्स की, एसिड्स की हैसियत से, रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की हैसियत से, नेचर ऑफ क्लोराइड्स की हैसियत से और नेचर ऑफ हाइड्राइड्स की हैसियत से। आई होप आपने ये सब जो है वो नोट कर लिया होगा। अब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के अंदर पहली जो है वो इंट्रोडक्शन की तरफ चलें। जब चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड वे में होती हैं ना, तरतीब में होती हैं, देखें आपको ये खुद ब खुद याद भी हो जाती हैं, खुद ब खुद याद हो जाती हैं। तो पहले मैं अब इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, मेटल्स का और नॉन मेटल्स का। मैं आपको इस दुनिया से बाहर कभी भी नहीं लेके जाता, मैं हमेशा आपको इस दुनिया के अंदर ही रखता हूँ। कौन सी दुनिया है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मेटल्स का और नॉन मेटल्स का, दोनों का, इनका तारुफ ये हैं क्या,
सबसे पहली चीज़ ये है कि व्हाट, ये हैं क्या। इसको जानने के लिए चलिए पूरी दुनिया की तरफ दोबारा। ये आसान सी बात मैं पूछता हूँ, ये कोई मुश्किल बात नहीं है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है ना, यहाँ पर हम रहते हैं। यहाँ पर क्या मौजूद है हमारी अर्थ पे? एक लफ्ज़ में आप बता देंगे, थिंग्स, चीज़ें मौजूद। आसान सी बात है, कोई मुश्किल बात तो नहीं बताई ना, आसान सी बात बताई। ये हमारी ज़मीन है, इस पर क्या मौजूद है? चीज़ें मौजूद हैं। चीज़ें कौन कौन सी मौजूद हैं? हवा मौजूद है, पहाड़ मौजूद है, पत्थर मौजूद हैं, दरख्त मौजूद हैं, पौधे मौजूद हैं, इंसान मौजूद हैं, जानवर मौजूद हैं, हशरातुल अर्ज़ मौजूद हैं, पानी मौजूद है, कचरा मौजूद है, पता नहीं क्या कुछ मौजूद है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारी इस अर्थ पर मौजूद हैं, आप इससे तो इनकार नहीं करेंगे ना, आसान सी बात मैंने बताई है। और आगे चलते हैं तो इन सारी चीज़ों को हम एक नाम दे सकते हैं, थिंग्स। अब अगर हम मेटल्स की बात करते हैं ना, मेटल क्या है? थिंग्स, चीज़ें हैं कुछ। नॉन मेटल्स क्या हैं? थिंग्स, ये भी कुछ चीज़ें हैं। भाई इससे तो कोई इनकार नहीं करेगा ना। अगर आपसे कोई पूछे मेटल क्या है, आप बोलेंगे चीज़ है। नॉन मेटल कोई पूछे भाई नॉन मेटल क्या है, आप बोलेंगे ये भी एक चीज़ है। अगर आपसे कोई पूछे सच, ट्रुथ, ये क्या है? ट्रुथ, सच, क्या ये कोई चीज़ है? नहीं, ये कोई चीज़ थोड़ी है। मेटल एक चीज़ है, आप उसको छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं। नॉन मेटल भी एक चीज़ है, आप उसको छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो हमारी दुनिया में इतनी सारी जो चीज़ें हैं, अरबों खरबों करोड़ों, ये जो चीज़ें हैं, इन्हीं चीज़ों में से कुछ चीज़ें जो है वो मेटल्स हैं और कुछ चीज़ें नॉन मेटल्स हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई? आसान सी बात थी। तो यहाँ पर अभी जो बोर्ड आपको नज़र आ रहा है, ये क्या बोर्ड एक चीज़ नहीं है? ये भी एक चीज़ है। क्या ये मार्कर एक चीज़ नहीं है? ये भी एक चीज़ है। मैं जो हूँ क्या चीज़ नहीं हूँ? मैं भी एक चीज़ हूँ। क्या ये माइक जो लगा हुआ है, क्या ये चीज़ नहीं है? ये भी चीज़ है। ये वो चीज़ें हैं जो कि आपको नज़र आ रही हैं। फिर कुछ इनविजिबल चीज़ें भी हैं जो कि आपको नज़र नहीं आ रही। वो क्या है? एयर, हवा। हवा मौजूद है तो सही ना, चीज़ है। तो चीज़ें हमारे पास विजिबल भी हैं, इनविजिबल भी हैं। तो ये मेटल्स और नॉन मेटल्स किस कैटेगरी में आते हैं? विजिबल में, जो कि आपको अपनी आंखों से नज़र आते हैं, या इनविजिबल में जो कि आपको अपनी आंख से नज़र नहीं आते। तो आप कहेंगे कि ये विजिबल थिंग्स हैं। विजिबल थिंग्स हैं, वो चीज़ें हैं जो कि आपको अपनी आंख से नज़र आती हैं। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। तो ये बोर्ड भी नज़र आ रहा है, मार्कर भी नज़र आ रहा है, आप भी नज़र आ रहे हैं, चश्मा भी नज़र आ रहा है, ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो क्या ये मेटल है? क्या ये मेटल है? क्या मैं मेटल हूँ? क्या ये चश्मा मेटल है? नो। ये जो मैंने 4 नाम लिए हैं, क्या ये जो हवा तो इनविजिबल है, उसको छोड़ दें, विजिबल चीज़ों की बात कर रहे हैं जो नज़र आ रही हैं। तो क्या ये मेटल है? नहीं, ये मेटल नहीं है। सर तो फिर मेटल हैं क्या? कौन सी चीज़ें हैं? आपको ये जानने के लिए कि कौन सी चीज़ें मेटल्स हैं, कौन सी चीज़ें मेटल्स नहीं हैं, इसके लिए आपको कुछ बातों को जहन में रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात, ये 4 चीज़ें, 4 कंडीशंस। 4 कंडीशंस, कंडीशंस का मतलब होता है शर्तें। जो भी चीज़ ये 4 शर्तें पूरी कर दे, वो मेटल है। वैसे तो मैं आपको बता सकता हूँ मेटल क्या है, आपने भी सुना होगा, आयरन है, ये भी मेटल है। आयरन है, ये भी मेटल है। कॉपर है, ये भी मेटल है। एल्युमिनियम भी मेटल है। सोडियम भी मेटल है। आपके पीरियोडिक टेबल के अंदर जो है वो आधे जो आपको नाम नज़र आते हैं वो सब के सब मेटल हैं। पीरियोडिक टेबल समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो आपका पीरियोडिक टेबल है, इसकी ये 2 ग्रुप बने हुए हैं, फिर यूँ बना हुआ है, फिर ये यहाँ से यूँ चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर फिर 2 यहाँ पर आ गए, 1A 2A, और उसके बाद बीच में ये ट्रांजिशन मेटल्स आ जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर ये 3A आ जाता है, 3A, फिर 4A आ जाता है, 5A आ जाता है, 6A आ जाता है, 7A, और आखिर में 8A आ जाता है, 8A, ये लास्ट में। तो ये 7 कॉलम्स जो आप ये जो आपको 2 कॉलम्स नज़र आ रहे हैं, ये वाले, एक ये और एक ये, फिर ये जो है आपके पास कितने कॉलम्स हैं? ये 5 कॉलम्स हैं। तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां, 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स यहाँ पर हैं, और 1 2 कॉलम्स यहाँ पर हैं। तो ये जो 2 कॉलम्स हैं, ये सब के सब, इसमें जितने एलिमेंट्स हैं, लिथियम आपको नज़र आ रहा है, हाइड्रोजन को छोड़ के लिथियम है,
उसके बाद सोडियम है, उसके बाद जो है वो पोटेशियम है, फिर सीजियम है, फ्रेंशियम है, रुबिडियम है, ये सब के सब मेटल्स हैं। उसके बाद बराबर वाले ग्रुप में आ जाइए, दूसरे ग्रुप के अंदर, इसमें आपके पास बेरिलियम आ जाता है, मैग्नीशियम आ जाता है, कैल्शियम आ जाता है, स्ट्रोंटियम आ जाता है। ये सब के सब बराबर 2A वाले, ये सब के सब क्या हैं, ये भी मेटल्स हैं। उसके बाद 3A में आ जाइए, एल्युमिनियम आ जाता है, और दूसरे हैं तकरीबन इसमें मेटल्स हैं। 4A के अंदर यहाँ से 4 से गड़बड़ शुरू हो जाती है, 4 से 8 तक ये नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स। अब देख लीजिए 4A में क्या आता है, 5A में क्या आता है, 6A में क्या आता है, 7A। आपको याद है 7A को हैलोजेंस कहते हैं, सब के सब नॉन मेटल्स हैं। फ्लोरीन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटाइन, सब नॉन मेटल्स हैं। छठे ग्रुप के अंदर ऑक्सीजन आ जाता है, सल्फर आ जाता है, नॉन मेटल्स हैं। पाँचवें ग्रुप के अंदर जो है वो नाइट्रोजन आ जाता है, फॉस्फोरस आ जाता है मेरे ख्याल में, ये भी नॉन मेटल है। चौथे ग्रुप के अंदर कार्बन आ जाता है, ये भी नॉन मेटल है। मतलब चौथे ग्रुप से लेके आगे 8वें ग्रुप तक। फिर 8वें ग्रुप में नोबल गैसेज आ जाती हैं। कौन कौन सी याद है? पहले हीलियम है, फिर नियॉन है, क्रिप्टॉन, जेनॉन, आर्गोन, 5 ये नोबल गैसेज हैं। 8A ग्रुप में नोबल गैसेज जिनको कहा जाता है, इनर्ट गैसेज जिनको कहा जाता है, ठीक है, इसमें सब नॉन मेटल्स हैं। तो यहाँ से आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स का ये तो पता चल गया, लेकिन बात ये नहीं है, ये तो आपको याद है। अगर कोई चीज़ आपके सामने आ जाती है, कोई आ जाता है, वो आपसे बोलता है, कोई शख्स आपसे बोलता है, आप बड़े चैंपियन बनते हैं केमिस्ट्री के, ज़रा मुझे बताइए ये चीज़ जो है, ये मार्कर कोई ले लें, क्या ये मेटल है या नॉन मेटल है? आसान सी बात है। तो आप बोलेंगे भाई अगर ये मार्कर जो है ये 4 शर्तें पूरी कर देता है तो ये मेटल है, और अगर ये 4 शर्तें पूरी नहीं करता तो ये नॉन मेटल है। अगर एक भी शर्त पूरी नहीं करता, मिसाल के तौर पे 3 शर्तें पूरी कर देता है, चौथी शर्त पूरी नहीं करता, तो फिर ये मेटल नहीं होगा। चारों शर्तें पूरी करना ज़रूरी है। पहली शर्त क्या है? पहली शर्त यह है कि इसमें से इलेक्ट्रिक करंट जो है पास हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट जो है इसमें से अगर पास हो रहा है तो फिर क्या है, ये मेटल है। दूसरी शर्त क्या है? इससे वायर्स बन सकती हों, तार जो है ना, तार, वायर्स बन सकती हों। या तीसरी शर्त क्या है? इससे शीट्स बन सकती हों, शीट्स जैसे दरवाजे खिड़कियों की शीट्स बनती हैं ना, ठीक है, ये देखें ये भी एक शीट है फार्मिका की, शीट्स बन सकती हों। और चौथी शर्त ये है कि शाइन करे व्हेन कट। तो ये मार्कर जो है ये भी एक चीज़ है। क्या ये मेटल है? चारों शर्तें पूरी अगर ये कर दे तो ये मेटल है, चारों शर्तें अगर ये पूरी ना करे तो ये मेटल नहीं है। पहली शर्त इलेक्ट्रिसिटी, क्या इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाएगा? नहीं। बच्चों को भी ये बात पता होगी कि प्लास्टिक का बना हुआ इलेक्ट्रिक करंट इसमें पास हो ही नहीं सकता। बाकी 3 शर्तों की तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं है। प्लास्टिक नॉन मेटल है, बस, वेरी सिंपल, प्लास्टिक नॉन मेटल है। बात समझ में आ गई आपको? अच्छा, वायर्स, शीट्स, शाइन करना व्हेन कट। आयरन को ले लेते हैं। एक आयरन का पीस आपके सामने कोई ले आता है। आयरन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि सबको वाज़े तौर पे पता है इसके बारे में। तो आयरन अगर कोई आपके सामने आ जाता है, आयरन बोलता है आयरन के बारे में बताइए, ये जो चीज़ है, ये नहीं बताता आपको वो ये आयरन है, वो एक टुकड़ा दिखा देता है, बोलता है ये जो पीस आपको नज़र आ रहा है, क्या ये क्या है? क्या ये मेटल है या नॉन मेटल है? आप पूछते हैं क्या इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है। क्या इससे वायर्स बनती हैं? लोहे की तारें भी बनती हैं, हाँ बिल्कुल, वायर्स भी बनती हैं। क्या इससे शीट्स बनती हैं? हाँ, दरवाजे खिड़कियाँ बनते हैं दरवाजे के लोहे के, तो शीट्स भी बनती हैं। क्या ये शाइन करता है जब इसको कट करते हैं? बोलता है ये अभी तक हमने चेक नहीं किया। इस आयरन के पीस को ले लेते हैं, आयरन के पीस को बीच में से काटें तो ऊपर से जैसा आयरन आपको नज़र आता है ना, ब्लैक ब्लैक सा, आयरन ऐसा ब्लैक कलर का नहीं होता। पहले ये मैं बता दूं आपको, आयरन का एक्चुअल कलर जो है वो ग्रे कलर होता है, इस तरह का, GREY, ग्रे कलर होता है। ग्रे, या इसको हम सिल्वरी कलर भी बोलते हैं इस तरह का, या उर्दू में इसको सिलेटी कलर भी बोलते हैं। बहरहाल, तो घर में भी अगर कोई आयरन का पीस पड़ा हुआ हो, कोई सरिया पड़ा हुआ हो,
आप उसको बीच में से तोड़िए तो अंदर से देखें बड़ा खूबसूरत सा एक कलर निकलेगा। ना सिर्फ खूबसूरत सा कलर निकलेगा बल्कि वो शाइन भी करेगा, यानी कि जगमगाएगा। जब उस पर लाइट पड़ेगी ना तो वो शाइन करेगा, जगमगाएगा। लेकिन कब? जब आप उसको कट करेंगे, काटेंगे, अंदर से जो निकलेगा, क्योंकि ऊपर तो उसके वो करोजन वगैरह आ जाती है, रस्ट आ जाती है, उसकी वजह से उसका कलर फेड अप हो जाता है। समझ में आ रही है बात आपको? तो चारों शर्तें ये पूरी हो गई तो ये चीज़ मेटल है। अब आपको बता दूं, सोडियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, बेरिलियम है, लिथियम है, ये जितने मैंने आपके सामने नाम लिए हैं, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रेंशियम है, एल्युमिनियम है, ये सब के सब मेटल्स हैं। आयरन है, ये भी मेटल है। इसके अलावा मैंने आपको ये ट्रांजिशन मेटल्स बताए ना, बीच में जो नज़र आ रहे हैं आपको, ये बीच वाले ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं, यहाँ पर भी ये भी सब के सब मेटल्स हैं। जिंक है, ये भी मेटल है, कॉपर है, ये भी मेटल है, गोल्ड है, ये भी मेटल है, सिल्वर चांदी जो है ये भी मेटल है। समझ में आ रही है बात आपको? तो ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपके सामने आ गया मेटल का। लेकिन अभी एक बात जो है वो करने वाली रह गई। मेटल एक चीज़ तो है, लेकिन हम जब चीज़ों को देखते हैं तो मैंने हमेशा आपको समझाई ये बात कि चीज़ों को पहले एक तरह से देखा करें। इसको मिटाऊं? चीज़ों को किस तरह से देखा करें वो मैं बता देता हूँ आपको। कोई भी चीज़ आपके जहन में आए, आपके सामने कोई भी चीज़ आए, मिसाल के तौर पर ये बोर्ड ही आ जाता है, ये डस्टर आ जाता है, या ये मार्कर आ जाता है आपके सामने, तो आप सबसे पहले 3 सवाल अपने आप से करें। इन 3 से बाहर वो चीज़ नहीं होगी। एक चीज़ के कई नाम होते हैं ना, ये मैंने बात समझाई है आपको भी। मैं इंसान भी हूँ, मैं पाकिस्तानी भी हूँ, मैं मुसलमान भी हूँ, मैं मैन भी हूँ। 4 नाम है ना। कोई मुझे बोलेगा है मुस्लिम तो मैं बुरा थोड़ी मानूंगा, आई एम मुस्लिम, नाम मेरा नाम है ये। उसके बाद पाकिस्तानी को बोलेगा, मैं बुरा नहीं मानूंगा, ये भी मेरा नाम है। एक शख्सियत के जब 4 नाम हो सकते हैं, 5वां नाम मेरा आसिफ रज़ा है। एक शख्सियत के जब इतने सारे नाम हो सकते हैं तो चीज़ों के मुख्तलिफ नाम क्यों नहीं हो सकते? लेकिन आपको पता है कि अगर मुस्लिम कहा जा रहा है सर को, तो ये किस पर्सपेक्टिव में बुलाया जा रहा है? मज़हब पॉइंट ऑफ व्यू से। पाकिस्तानी बोला जा रहा है तो कंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। बहरहाल चीज़ कोई भी आपके सामने आए, ठीक है, तो आप सबसे पहले अपने आप से पूछें, क्या ये एलिमेंट है, या ये कंपाउंड है, या ये मिक्सचर है? जो बच्चे पुराना साथ हैं, अभी जो मुस्तकिल साथ वीडियोस देखते हुए आ रहे हैं, कोई वीडियो उन्होंने मिस नहीं की है, वो जानते हैं। शायद मेरे ख्याल में कार्बन वाली वीडियो थी जिसमें तफसील से मैंने एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर की बात की थी। तो मेटल जो है वो एक चीज़ तो है, थिंग तो है, एक चीज़ तो है, लेकिन उसके साथ साथ ये एलिमेंट भी है, ये मत भूलिएगा। मतलब मेटल कोई सा भी हो, उसके अंदर आपको सेम टाइप ऑफ एटम्स नज़र आएंगे। एलिमेंट कहा ही उन चीज़ों को जाता है जिनके अंदर सिर्फ आपको एक ही फैमिली के एटम नज़र आते हैं। आयरन को अगर आप अंदर से देखेंगे, इसके अंदर सारे आपको आयरन के एटम्स नज़र आएंगे। कोई कॉपर का एटम नहीं होगा, कोई गोल्ड का नहीं होगा। अगर आप गोल्ड को देखेंगे, AU गोल्ड का सिंबल है, गोल्ड को देखेंगे तो सारे आपको गोल्ड के ही एटम नज़र आएंगे, उसके अंदर कोई आयरन का नहीं होगा। अगर आप एक सिल्वर का AG, सिल्वर चांदी का एक टुकड़ा ले लीजिए, उसके अंदर सारे के सारे जो है वो सिल्वर के ही एटम्स नज़र आएंगे, दूसरा कोई किसी फैमिली का एटम नहीं होगा। तो साबित हुआ आयरन, गोल्ड, सिल्वर तीनों के तीनों क्या हैं? एलिमेंट हैं। कंपाउंड किन चीज़ों को कहा जाता है? जो एक से ज़्यादा किस्मों के एटम से मिलकर बनते हैं, जैसे कि पानी है, आसान सी बात है, ये कंपाउंड है। NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये कंपाउंड है। 2 फैमिलीज़ के एटम्स से मिलकर ये सॉल्ट बना है, 2 फैमिलीज़ के एटम से मिलकर ये पानी बना है। मिक्सचर उन चीज़ों को कहा जाता है, आपकी दुनिया में पूरी दुनिया है ना, इसमें तकरीबन 90% चीज़ें जो हैं वो मिक्सचर हैं। ये कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है, आगे भी ये वरना डिस्टर्ब करेगा। 90% चीज़ें जो है वो मिक्सचर हैं। अगर इस प्लास्टिक की बात करें, इसकी बात करें, इसकी बात करें, ज़्यादातर चीज़ें आपको मिक्सचर नज़र आएंगी। बहरहाल मिक्सचर क्या है? मिक्सचर जो है जिसमें एक ऐसी चीज़ जिसके अंदर आपने 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को मिक्स किया हो, 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को मिक्स किया हुआ हो। मिसाल के तौर पर वो 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें वो एलिमेंट भी हो सकती हैं। 2 एलिमेंट को ले लें, मिसाल के तौर पर आयरन और गोल्ड को लें, मिक्स कर दें आप, पिघला के इनको, मेल्ट करके, पानी करके पिघला के इनको, आयरन को और गोल्ड को मिक्स कर दीजिए,
इसमें सिल्वर को पिघला लें, उसको भी मिक्स कर दें। अब ये जो चीज़ बनेगी, ये मुरब्बा टाइप चीज़ जो बनेगी, ये मिक्सचर कहलाएगी। ये मिक्सचर है एलिमेंट्स का। इसी के अंदर जो है वो आप सॉल्ट को मिक्स कर दीजिए, इसको दोबारा पिघलाएं, सॉल्ट को भी पिघलाएं 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे, नमक पिघल जाएगा, पानी हो जाएगा। तो उसको भी इन 3 लिक्विड्स के साथ, लिक्विड हो चुके हैं, आपने पिघला लिया है इनको, इसमें इस सॉल्ट को भी मिक्स कर दीजिए। अब जो चीज़ बनेगी वो मिक्सचर तो होगी, लेकिन ये ऐसा मिक्सचर होगा जो एलिमेंट और कंपाउंड का मिक्सचर है। ठीक है, बात समझ आ रही है? या फिर आप पानी और सॉल्ट, आसान सी मिसाल है, इसको मिला लीजिए, आप पानी लीजिए, उसमें नमक को मिक्स कर लीजिए, तो अब जो चीज़ बनेगी वो मिक्सचर बनेगी। ये जो मिक्सचर बनेगा वो कंपाउंड्स का मिक्सचर होगा। एलिमेंट्स के भी मिक्सचर मैंने आपको बता दिए, एलिमेंट और कंपाउंड के भी मिक्सचर आपको मैंने बता दिए, कंपाउंड और कंपाउंड का भी मिक्सचर मैंने आपको बता दिया। तो कोई भी चीज़ आपके सामने आए, आप इस चीज़ को मत भूलें कि सबसे पहले आप इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि आया ये चीज़ जो है वो एलिमेंट है, कंपाउंड है या मिक्सचर है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। मेटल्स को अगर हम देखें, मेटल्स को या नॉन मेटल्स को, दोनों को ये एलिमेंट है, ये बात मत भूलिएगा। ये बात मत भूलिएगा कि ये मेटल्स और नॉन मेटल्स एलिमेंट हैं। ठीक है, कंपाउंड जो हैं वो असल में एलिमेंट के मिलने से ही बनते हैं। तो हम जो हैं ये मेटल्स हैं, मेटल्स जो हैं इनके हम इसकी एलिमेंटल हालत भी देखेंगे पहले, और इसी मेटल की कंपाउंड हालत भी देखेंगे। मिसाल के तौर पर आयरन को ले लीजिए, आयरन जो है वो एलिमेंट है, बाज़ार से मिलता है। लोहा जो है तो इसकी इस एलिमेंटल शक्ल को भी देखेंगे, और आयरन की कंपाउंड वाली शक्ल कौन सी, आयरन ऑक्साइड, पता नहीं इसके साथ 2 आएगा या नहीं आएगा, बहरहाल आयरन ऑक्साइड ये क्या चीज़ है, ये कंपाउंड है। किसका कंपाउंड है ये आयरन का ही कंपाउंड है। किसका कंपाउंड है, आयरन का। ये कंपाउंड, ये आयरन की एलिमेंटल हालत है, ये आयरन की कंपाउंड वाली हालत है। तो ये बात मत भूलिएगा कि यहाँ पर इनको भी हम डिस्कस करेंगे। मेटल्स की एलिमेंट वाली हालत को भी डिस्कस करेंगे और मेटल्स की कंपाउंड वाली हालत को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, सारी बातें हो गई। अब आ जाइए यहाँ पर, आपकी बुक क्या कह रही है, नोट कर लिया ये सारी चीज़ें। अब आ जाइए, ये वो बेसिक चीज़ें थी जो हमेशा मैं बताता हूँ, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अब इन्फॉर्मेशन आपकी बुक के अंदर क्या है वो मैं सारी की सारी यहाँ लिख देता हूँ, साथ साथ एक्सप्लेन भी करता रहूँगा। फिजिकल डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फिजिकल, देखें आपकी बुक की हेडिंग मैंने ली है, अब अपनी तरफ से कोई हेडिंग नहीं दी है, देख लें। फिजिकल डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, NM कर दिया है, नॉन मेटल। सबसे पहले मेटल्स, इसको देख लेते हैं। फिजिकल डिफरेंसेस में बोल रहा है सबके सब सॉलिड हैं, ऑल सॉलिड एक्सेप्ट मर्क्यूरी। मर्क्यूरी ये आपके, ये ब्रैकेट में इसका सिंबल भी लिख रहा हूं मैं, HG। ये आपके एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है MCQs में। मेंशन द ओनली लिक्विड मेटल मर्क्यूरी। ये जो थर्मोमीटर आप इस्तेमाल करते हैं ना, डॉक्टर के जाते हैं मुंह में डालता है वो थर्मोमीटर, उसके अंदर सिल्वर कलर का, वाइट कलर का पारा, इसको उर्दू में पारा कहा जाता है और इंग्लिश में मर्क्यूरी कहते हैं। ये लिक्विड मेटल है, एक्सेप्ट अलावा सारे सॉलिड्स हैं, जितने मेटल्स हैं सबके सब सॉलिड हैं, सिर्फ इसको छोड़ के। किसको, मर्क्यूरी को छोड़ के। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, इसको उर्दू में कहा जाता है, खालिस उर्दू में मेल्टिंग पॉइंट को उर्दू में कहा जाता है नुक्ता-ए पिघलाओ। नुक्ता-ए पिघलाओ आपको पता होना चाहिए, आपकी कौमी ज़बान भी है भाई। नुक्ता-ए पिघलाओ यानी कि वो टेम्परेचर जिस पर कोई सॉलिड
मेल्ट होना, पिघलना शुरू करता है, या कोई सॉलिड लिक्विड होना शुरू करता है। बॉइलिंग पॉइंट का कहते हैं नुक्ता है खोलाओ, खोलाओ, खोलता हुआ पानी, सुना है आपने, खोलता हुआ पानी यानी कि उबलता हुआ पानी, नुक्ता है उबाल भी कह सकते हैं आपको। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है मेटल्स के वो क्या है, वेरी हाई, बहुत हाई हैं, वेरी हाई। तीसरा पॉइंट इसके हवाले से देख लीजिए, कैरेक्टरिस्टिक लस्टर है इसका। हर जो चीज़ शाइन कर रही हो, लस्टर का मतलब होता है शाइन, लस्टर का मतलब चमक या शाइन। तो शाइनिंग आपको बहुत सारी चीज़ों में नज़र आती है। यहाँ बोर्ड भी आपको शाइनिंग शाइनिंग शाइन, यानी कि शाइन का मतलब ये कि जब उसके ऊपर लाइट पड़े तो रिफ्लेक्शन हो लाइट की, चमक पैदा हो, किसी चीज़ में चमक पैदा हो जब उस पर लाइट पड़े, तो उसको हम कहते हैं लस्टर। लस्टर मतलब चमक या शाइन। लेकिन दूसरी चीज़ों के मुकाबले में मेटल्स जो हैं उनकी चमक या उनका लस्टर जो है वो अलग नज़र आता है, डिफरेंट है, एक फ़र्क होता है। ठीक है, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, आगे चल के डिस्कस होगा। तो मेटल्स जो है वो भी शाइन करते हैं और कुछ दूसरी चीज़ें हैं वो भी शाइन करती हैं। लेकिन मेटल्स की जो चीज़ें शाइन करती हैं ना, जैसे गोल्ड को देखें आप, इनकी शाइनिंग, इनका लस्टर आपको अलग ही नज़र आएगा, दूसरों से डिफरेंट। कैरेक्टरिस्टिक लस्टर का मतलब ये है कि जो स्पेशली उससे मुताल्लिक हो, स्पेशली ख़ास तौर पे ख़ास लस्टर होगा, उसका ख़ास लस्टर होगा, ख़ास चमक होगी, जो कि सिर्फ मेटल्स की होती है, दूसरों की नहीं होती, थोड़ा सा फ़र्क होता है। इसको कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक लस्टर, आपको नज़र आएगा। ठीक है भाई। उसके बाद इसी कैरेक्टरिस्टिक लस्टर का नाम क्या है, कॉल्ड। अगर एमसीक्यूज़ में आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक लस्टर ऑफ मेटल, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक लस्टर ऑफ मेटल, इसको क्या कहा जाता है, आप इसको कहेंगे मेटेलिक लस्टर, मेटेलिक लस्टर। ठीक हो गया भाई। एंड कैन बी पॉलिश्ड, और आप जो है वो इसको पॉलिश भी कर सकते हैं, कैन बी पॉलिश्ड, कैन बी पॉलिश्ड। ठीक है भाई, नोट्स में डाल लिए बात, आगे चलते हैं। और क्या है इसमें, चौथा पॉइंट, सोनोरस है। मेटल्स क्या हैं, मेटल्स के बारे में बात चल रही है ना, मेटल्स क्या हैं, सोनोरस होते हैं। सोनोरस का मतलब क्या होता है, गिव ऑफ नोट्स, गिव ऑफ नोट्स मतलब रिंगिंग बेल, साउंड ऑफ रिंगिंग, रिंगिंग बेल, साउंड ऑफ रिंगिंग, साउंड ऑफ रिंगिंग बेल। एक बेल जो है वो जब बजती है, ठीक है, जो लोहे की बनी हुई हो, कांसी की बनी हुई हो, ठीक है, या पीतल की बनी हुई हो, एल्युमिनियम की, कॉपर की बनी हुई बेल हो। पुराने ज़मानों में जो है वो आप घंटे बने होते थे, घंटे, आप उसको बजाएं तो एक ख़ास उसकी जो है ना वो साउंड प्रोड्यूस होता है। सोनोरस का मतलब होता है गिव ऑफ नोट्स, का मतलब ये है कि म्यूज़िक प्रोड्यूस करना, म्यूज़िक प्रोड्यूस करना। मेटल्स को अगर आप हिट करेंगे, वैन हिट विद हैमर, हथौड़े से अगर आप इसको मारते हैं मेटल्स को, तो इनमें से ख़ास किस्म का साउंड प्रोड्यूस होता है। आप सिक्कों को ले लीजिए, कॉइन्स को ले लें, उनको आप देखें तो छन 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 की आवाज़ आएगी। आसान लफ्ज़ों में सोनोरस साउंड कैसा है, ये जो छन 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 की आवाज़ आती है ना, छन 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 की आवाज़ आती है, इसको सोनोरस साउंड कहते हैं। ठीक है, मैं इसको मार रहा हूँ तो इससे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, हिट कर रहा हूँ मैं इसको, लेकिन ऐसा नहीं जैसा कि ख़ास तौर पे मेटल्स में नज़र आता है। इसकी आसान सी मिसाल सिक्के हैं, कॉइन्स हैं, उनको आप हिलाएं तो आपको पता लग जाएगा। अच्छा, उसके बाद
5वां पॉइंट जो है मैलिएबल है। मेटल्स जो हैं वो मैलिएबल हैं, मतलब इनकी आप शीट्स बना सकते हैं, शीट्स बना सकते हैं। 6ठा पॉइंट जो है वो डक्टाइल है। डक्टाइल मतलब आप इनसे डक्ट बना सकते हैं। डक्ट मतलब वायर्स, इनसे वायर्स आप बना सकते हैं, शीट्स बना सकते हैं। तो वो चीज़ें जिनसे आप शीट्स बना सकते हैं, जिनको शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो मैलिएबल कहलाती हैं। और वो चीज़ें जिनकी वायर्स आप बना सकते हैं उनको डक्टाइल कहा जाता है। तो मेटल्स जो हैं वो मैलिएबल भी हैं और डक्टाइल भी हैं। ठीक है भाई, आगे चलते हैं और इसके हवाले से क्या बात है। ग्रेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, ग्रेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ वर्ड निकला है स्ट्रॉन्ग से। इसका मतलब तो पता होगा आपको, बच्चे को भी पता होता है। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत, इसी से वर्ड बना है स्ट्रेंथ। ग्रेट का मतलब भी पता होगा, बहुत ज़्यादा। टेंसाइल का मतलब क्या है? ब्रेकिंग रेसिस्टेंस, ब्रेकिंग रेसिस्टेंस। आप एक चौक को लीजिए, उसको पकड़ के हाथों से ऐसे तोड़ दीजिए, तोड़ देंगे ना। अगर मैं एक आयरन का पीस दे दूं, आयरन बार आपको दे दूं, बोलूँ पकड़ें इसको, हाथों से पकड़ के ऐसे तोड़ें, तो क्या आप तोड़ देंगे? आप बोलेंगे सर आप मजाक कर रहे हैं, हाउ इज़ इट पॉसिबल। ये इतनी आसानी से टूट नहीं सकती। अनब्रेकेबल, नॉट ईजीली अनब्रेकेबल इसको कहा जाता है। तो इसको ही ख़ास तौर पर मेटल्स के हवाले से कहा जाता है, इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। यानी कि चौक जो है बेचारी इतनी मुज़ाहिमत नहीं करेगी, रेसिस्ट नहीं करेगी जब आप उसको तोड़ेंगे। यही होता है ना, चौक यूँ रखेंगे आसानी से टूट जाएगी। मतलब चौक इतनी मुज़ाहिमत नहीं करेगी, इतनी रेसिस्ट नहीं करेगी, रेसिस्ट नहीं करेगी। लेकिन एक आयरन बार को आप ले लें, अगर यहाँ पर मेरे हाथ में ये आयरन बार है, इसको मैं तोड़ना चाहूँ तो ये मुड़ तो जाएगी, बैंड तो हो जाएगी, लेकिन ये टूटेगी नहीं इतनी आसानी से। इसका मतलब ये है कि आयरन के अंदर बड़ी ज़बरदस्त मुज़ाहिमत है, बड़ी ज़बरदस्त रेसिस्टिंग पावर है कि वो अपने आप को डी-शेप नहीं करना चाहता। आयरन अपने आप को टूटने देना नहीं चाहता। आप आयरन को इतनी आसानी से तोड़ नहीं सकते। तो जब आप आयरन को इतनी आसानी से तोड़ नहीं सकते तो आप कहेंगे भाई आयरन की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो बड़ी ज़बरदस्त है। आयरन की टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो बड़ी ज़बरदस्त है, हालांकि वो मेटल है। तो ज़्यादातर मेटल्स की टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की होती है कि आप उन पर फोर्स लगाएंगे उनको तोड़ने के लिए तो वो इतनी आसानी से टूटेंगे नहीं। दूसरे लफ्ज़ों में टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है मेटल्स की ताकत, कि मेटल जो है वो कितना मजबूत है। सारे मेटल्स जो हैं उस हिसाब से मजबूत नहीं होते, ठीक है। सारे मेटल्स की टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। कुछ मेटल्स ऐसे हैं जिसको आप छुरी से काट भी सकते हैं, जैसे कि सोडियम को ले लें। सोडियम की टेंसाइल स्ट्रेंथ इतनी अच्छी नहीं है, मैग्नीशियम है, हालांकि दोनों मेटल हैं, सोडियम भी और मैग्नीशियम भी, लेकिन इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ इतनी अच्छी नहीं होती। आप चाकू से लेके इनको काट सकते हैं, ये सॉफ्ट मेटल्स कहलाते हैं। आराम से इसको नाइफ से कट कर दें, आप सीज़र से काट दें, कट जाएंगे। हाथ से पकड़ के तोड़ दें, हालांकि मेटल है। तो आप कहेंगे कि ये मेटल्स तो हैं लेकिन इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन आयरन की बात करें, गोल्ड की बात करें, सिल्वर की बात करें, इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा। कॉपर की बात करें, टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा। आप इनको आसानी से तोड़ नहीं सकते। जब भी आप इनके ऊपर फोर्स लगाएंगे इनको तोड़ने के लिए, वो जो आप फोर्स इनको लगाएंगे उसको क्या कहा जाता है? उसी फोर्स को, जो आप फोर्स इस पे लगा रहे हैं ना, उसी फोर्स को यहाँ नाम दिया गया स्ट्रेस का। बग़ैर फोर्स लगाए तो भाई आयरन बार को या सोडियम बार को या मैग्नीशियम को, इनको तो आप तोड़ नहीं सकते ना, फोर्स तो आप लगाएंगे। तो जो फोर्स आप इनके ऊपर लगा रहे हैं मेटल्स के ऊपर, उस फोर्स का एक ख़ास नाम है, उसको स्ट्रेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्ट्रेस। तो जब आप स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, ये फिज़िक्स में भी है, स्ट्रेस की आसान सी डेफिनेशन है फोर्स जो आप लगा रहे हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। ये बच्चों ने देखा होगा, ये फिज़िक्स में पढ़ा होगा, स्ट्रेस और स्ट्रेन, ठीक है। अब दूसरा नतीजा क्या निकलता है, अब मैं बताता हूँ आपको। आयरन की बार को पकड़ के जब आप यूं खींचेंगे ऐसे, तो आप हाथों से पकड़ के तो उसको लंबा नहीं कर सकते ना। क्या मुमकिन है? अगर ये मेरे हाथ में एक रबर बैंड हो, इसको यूं पकड़ के आप यूं खींचेंगे तो ये खिंच जाएगा।
लेकिन जो है अगर ये आयरन की बार है, इसको यूँ पकड़ के यूँ ऐसे खींचेंगे हॉरिजॉन्टली ऐसे, तो क्या ये लंबी हो जाएगी बार? नहीं, इतनी आसानी से लंबी नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर कोई मशीन है, उसकी मदद से आप इस आयरन की बार को पकड़ें, या ये गोल्ड की बार है या सिल्वर की बार है, रॉड है, इसको आप मशीन से एक साइड से यहाँ से कसें और यहाँ से कसें और फोर्स अपोजिट लगाएं, तो फिर क्या होगा, ये जो है वो खिंचेगी, मतलब ये डी शेप होगी। इसकी शक्ल पहले ऐसी थी, अब फोर्स लगाने पे जब हो इसकी शक्ल कुछ ऐसी हो जाएगी, यूँ, ठीक है। यहाँ से ये शक्ल हो जाएगी, देखा आपने, ये वाली शक्ल हो जाएगी। बीच में से ये पतली हो जाएगी और यहाँ से ये मोटी रहेगी, क्योंकि आप खींच रहे हैं ना। तो ये हो क्या रहा है पता है आपको, ये डी शेपिंग हो रही है, डी शेप, इसकी शक्ल बदल रही है, इसकी शक्ल बदल रही है ना, बीच में से पतली हो रही है ये, क्योंकि आप अपोजिट यहाँ से भी फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ से भी फोर्स लगा रहे हैं, ये बीच में से पतली हो रही है, मतलब डी शेप हो रही है, इसकी शक्ल मतलब बदल रही है। इसी डी शेपिंग को क्या कहते हैं, स्ट्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रेन। और ये डी शेप जो हुई है बीच में से, पतली जो हो गई है बीच में से, कब हुई है, जब आपने इस पर फोर्स लगाई है। तो उस फोर्स को आप क्या नाम दे रहे हैं, उस फोर्स को हम स्ट्रेस कह रहे हैं। क्या नाम दे रहे हैं उसको, स्ट्रेस। तो स्ट्रेस जो आप अप्लाई कर रहे हैं, ये फोर्स जो, तो स्ट्रेस जो आप अप्लाई कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, डी शेप, इसकी शक्ल बदल रही है, ये मोटी से पतली हो रही है, और इसी को हम कहते हैं स्ट्रेन। तो स्ट्रेस अप्लाई करने पर स्ट्रेन ज़रूर प्रोड्यूस होता है, स्ट्रेस अप्लाई करने पर स्ट्रेन ज़रूर प्रोड्यूस होता है। आप जो फोर्स लगाते हैं, आप जो स्ट्रेस लगाते हैं, उससे स्ट्रेन जो है वो ज़रूर प्रोड्यूस होता है, डी शेपिंग जो है वो ज़रूर प्रोड्यूस होती है। समझ में आ गई बात आपको। तो ये जब हम मेटल की बात करेंगे, अब ज़रा पूरा सिनेरियो समझिए। आप इसके ऊपर स्ट्रेस जब लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, तो क्या इसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा? क्या जल्दी हो जाएगा या थोड़ा देर से होगा? एग्जैक्टली उसने कह दिया है कि ग्रेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, मेटल्स की टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो आप बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेस लगाना पड़ेगा, तब जाके बहुत थोड़ा इसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। बहुत ज़्यादा आपको फोर्स लगानी पड़ेगी, तब जाके इसकी बॉडी में बहुत थोड़ी तब्दीली आएगी, बहुत थोड़ा बदलाव आएगा, इसकी शेप में बहुत थोड़ी तब्दीली आएगी, ये बहुत थोड़ी डी शेप होगी। मैंने कई तरह से आपको समझा दिया। वजह क्या है कि इतना ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं मेटल्स के ऊपर, लेकिन उनकी जो है वो स्ट्रेन बहुत थोड़ा प्रोड्यूस हो रहा है। उसकी वजह यह है ग्रेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रेट होती है। आपको पता होना चाहिए, फैक्ट्रीज लेवल के ऊपर जब ये आयरन बार्स बनाई जाती हैं या एल्युमिनियम बार्स बनाई जाती हैं, कैल्शियम या मैग्नीशियम बार्स बनाई जाती हैं, तो इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ के मुताबिक इनमें भी वैरायटी होती है। अगर आयरन बार्स की भी कुछ टाइप्स होती हैं, कुछ अच्छी वैरायटी का आयरन होता है, कुछ बेकार वैरायटी का आयरन होता है। बाज़ार में चले जाइए आप, खिड़कियां दरवाजे जब लोहे के बनवाएंगे तो वो आपको वैरायटी बताएगा, भाई इस लोहे की खिड़की बनवानी है, इसके इतने पैसे हैं, अच्छी क्वालिटी लेंगे तो इसके इतने पैसे होंगे। मतलब आयरन में भी क्वालिटी है। वो क्वालिटी आयरन बार्स की, आयरन की क्वालिटी, लोहे की क्वालिटी किस चीज़ से मेजर की गई है? उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ से। तो वो शॉपकीपर आपको बताएगा कि भाई ये महंगी इसलिए है, ये वाली आयरन की बार्स जो हैं ये महंगी इसलिए हैं क्योंकि इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, ये इतनी आसानी से टूटेंगे नहीं, ये इतनी आसानी से टूटेंगे नहीं, अनब्रेकेबल है। और ये जो हल्की क्वालिटी का आयरन है, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ इतनी नहीं है, थोड़े से ही स्ट्रेस पर इनमें स्ट्रेन प्रोड्यूस हो जाएगा, थोड़ी सी ही फोर्स लगाने पर ये डी शेप हो जाएंगे, मतलब टूट जाएंगे। यही वो बात जो है वो समझाना चाह रहा है आपको। तो हम आते हैं दोबारा मेटल्स की तरफ। ज़्यादातर मेटल्स जो हैं उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और यही वजह है कि जब उनके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई किया जाता है तो उसके अंदर स्ट्रेन बहुत थोड़ा प्रोड्यूस होता है, ठीक है भाई। आगे चलते हैं हम। 7वां पॉइंट हो गया, 8वां पॉइंट मेटल के हवाले से देख लीजिए।
हाई डेंसिटी, इनकी डेंसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। डेंसिटी के ऊपर मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ, अगर डेंसिटी के हवाले से मैं यहाँ बात नहीं करूँगा अभी, ठीक है। अगर आपको देखना है तो यूट्यूब सर्च बार में लिखिए डेंसिटी बाय रटना नहीं समझना है, वीडियो आ जाएगी आपके पास। डेंसिटी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मैंने टेंसाइल स्ट्रेंथ इसके ऊपर बात नहीं की इतनी ज़्यादा, इसलिए मैंने तफसील से बात की है। डेंसिटी जो है सर्च कर लीजिए, वीडियो आ जाएगी, अलग से आपको मिल जाएगी, सर्च कर लें। तो हाई डेंसिटी होती है मेटल्स की, ये पॉइंट है इसका, ठीक है। गुड कंडक्टर्स होते हैं ये, गुड कंडक्टर्स, बैड कंडक्टर्स नहीं, गुड कंडक्टर्स होते हैं किसके? हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसका क्या मतलब हुआ? कंडक्टर्स का मतलब क्या हुआ? थिंग्स, चीजें, विच जो अलाउ हीट, अलाउ एंड स्टोर, अलाउ एंड स्टोर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर्स उनको कहा जाता है जो चीजें हों, क्या करें वो चीजें? जो कि अलाउ करें, इजाजत दें और स्टोर कर सकती हों अपने अंदर। दो क्वालिटीज याद रख लीजिए कंडक्टर्स की, जो कि अलाउ करें और अपने अंदर स्टोर कर सकें, किसको? हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को। ये एक प्लास्टिक का पीस है और ये जो है वो एक आयरन का पीस है। आप इन दोनों को उठा के धूप में रख दीजिए, ठीक है। कितनी देर के लिए? आप 10 मिनट के लिए इनको धूप में उठा के रख दीजिए। उसके बाद फिर आप इस प्लास्टिक के पीस को उठाएंगे, ये इतना ज़्यादा गर्म नहीं होगा, मतलब इसने अपने अंदर हीट को इतना ज़्यादा स्टोर नहीं किया, क्योंकि प्लास्टिक जो है इसके अंदर ये क्वालिटी नहीं है कि ये अपने अंदर हीट को ज़्यादा स्टोर कर सके। और हीट को अपने अंदर ये स्टोर जब ही करेगा जब ये हीट को अलाउ करेगा, इजाज़त देगा। पहला स्टेप तो भाई इजाज़त का है ना। तो ये प्लास्टिक हीट को अलाउ तो कर रहा है, लेकिन अपने अंदर इतना स्टोर नहीं कर पा रहा। दूसरी तरफ आयरन के पीस को आप उठाएंगे, उतने टाइम में ये बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका होगा, आपसे उठाया भी नहीं जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि ये जो आयरन है इसके अंदर ये क्वालिटी है कि ये अपने अंदर हीट को बहुत ज़्यादा स्टोर कर सकता है। और कभी हो सकता है जब ये हीट को अलाउ करेगा। तो अलाउ दोनों कर रहे हैं हीट को, लेकिन स्टोरिंग कैपेबिलिटी देख लें, आयरन की बहुत ज़्यादा है और उसकी कम है। वजह क्या है? आयरन मेटल है। तो जितने मेटल्स हैं उनके पास ये क्वालिटी जो है वो हीट को अलाउ और स्टोर करने वाली बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा प्लास्टिक के पीस में से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता, आयरन के पीस में से इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है। और मेटल्स जो हैं इसी और ऐसी सारी चीज़ों को कंडक्टर्स कहा जाता है। ऐसी सारी चीज़ों को कंडक्टर्स कहा जाता है जो कि हीट को अपने अंदर अलाउ कर सकें और स्टोर कर सकें, और इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर अलाउ कर सकें और स्टोर कर सकें। ऐसी सारी चीज़ों को कंडक्टर्स कहा जाता है। इनमें भी फिर वैरायटी होती है, कुछ अच्छे कंडक्टर होते हैं, कुछ जो है वो इतने अच्छे कंडक्टर नहीं होते। तो गुड कंडक्टर्स हैं कौन से? मेटल्स। इसके मुकाबले में ये क्या कहलाएगा? इसको इंसुलेटर कहते हैं। इंसुलेटर, समझ में आ रही है बात? इंसुलेटर्स वो चीज़ें होती हैं जो कि इतने अच्छे अपने अंदर हीट को जो है स्टोर करने की कैपेबिलिटी नहीं रखते और उनमें से इलेक्ट्रिक करंट भी पास नहीं हो सकता। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं। और क्या बात है इसके अंदर? कुछ कॉमन मेटल्स के नाम लिखे गए हैं यहाँ पर। अब मिटाऊँ इसको? कुछ कॉमन मेटल्स के नाम लिखे गए हैं। कॉमन मेटल्स आयरन है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, क्रोमियम है, एट्सेट्रा। और भी है इसके अलावा, लेकिन ज़्यादातर हमारी मार्केट में हम जिन मेटल से वाकिफ़ हैं जो हमारी डेली लाइफ में आते हैं वो ये है। ठीक है, अब अगर मेटल्स को देखें आप, नॉन मेटल्स की तो बात हो गई, अगले पेज पे देखें आप नॉन मेटल्स। अगर आपने मेटल के हवाले से सारे पॉइंट्स लिखे हैं और सब पॉइंट्स आपके जहन में है ना, तो नॉन मेटल्स आपके लिए याद करना समझना टेंशन ही नहीं है कोई। मैं नॉन मेटल्स के हवाले से कुछ भी नहीं लिखूंगा। आप देखें जो मेटल्स के पॉइंट आपने लिखे हैं,
आप उसी को रिवर्स कर दें। मैं नॉन मेटल्स की तरफ जाता भी नहीं हूँ, ये नेक्स्ट पेज पे है ना नॉन मेटल, मैं उसकी तरफ जाता भी नहीं हूँ, सिर्फ देखें मेटल्स के पॉइंट को रिवर्स कर दूंगा, नॉन मेटल्स के पॉइंट बन जाएंगे। इसमें लिखा हुआ है ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मर्क्यूरी आर सॉलिड्स। सॉलिड का दूसरा क्या बनेगा? लिक्विड और गैसेस। वेरी सिंपल। मेटल्स अगर सॉलिड हैं तो नॉन मेटल्स क्या होंगे? लिक्विड और गैसेस होंगे। वेरी सिंपल, ठीक है। अच्छा, फिर आगे लिखा हुआ है विद हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स मेटल के लिए, तो उसका उल्टा कर लें, नॉन मेटल्स के लिए क्या होगा? लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर कैरेक्टरिस्टिक लस्टर इसका लिखा हुआ है, यानी कि क्या है कि ये जो इनका मेटेलिक लस्टर कहलाता है और इनको आप पॉलिश कर सकते हैं। इसका उल्टा कर दें आप, देयर इज़ नो कैरेक्टरिस्टिक लस्टर इन नॉन मेटल्स। और फिर आगे ये बताएं कि आप इनको पॉलिश भी नहीं कर सकते। देखिए कितना आसान हो गया आपके लिए, नॉन मेटल्स को यहीं खड़े खड़े आप इसका उल्टा कर दें, मेटल का नॉन मेटल्स की बात हो जाएगी। फिर यहाँ पर वो कह रहा है कि हमारे पास जो मेटल्स हैं वो सोनोरस हैं, गिव ऑफ नोट्स, तो आप नॉन मेटल्स का लिख दीजिए दे आर नॉट सोनोरस, दे डू नॉट गिव ऑफ नोट्स, उल्टा बन गया। उसके बाद फिर आप देखें आगे लिखा हुआ है कि मेटल्स जो हैं मैलिएबल हैं और डक्टाइल हैं, तो आप नॉन मेटल्स का कह दें कि ये मैलिएबल भी नहीं है और ये डक्टाइल भी नहीं है। वेरी सिंपल, यानी कि आप जो है नॉन मेटल्स की शीट्स भी नहीं बना सकते और वायर्स भी नहीं बना सकते। उसके बाद डेंसिटीज़ का लिखा हुआ है, टेंसाइल स्ट्रेंथ लिखा हुआ है, ग्रेट टेंसाइल स्ट्रेंथ मेटल्स का, नॉन मेटल्स का आप लिख दें लो टेंसाइल स्ट्रेंथ और देयर इज़ नो टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है ना। अभी मैं इसी से अपोजिट बना के आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और डेंसिटी हाई डेंसिटी मेटल्स की हैं तो आप नॉन मेटल्स का लिख दीजिए कि लो डेंसिटीज़ हैं, ठीक है। और उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं, ये तो मैंने अभी बनाए हैं अपनी तरफ से। अब ज़रा यहाँ पे चेक कर लेते हैं, इनको भी लिखूंगा नहीं, यहाँ मैं आपको डायरेक्टली पढ़ के बताता हूँ। वो देखें क्या बता रहा है, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स पहले भी उसने बता दिया। फिर वो बता रहा है आधे से ज़्यादा नॉन मेटल्स जो हैं वो गैसेस हैं, आधे से ज़्यादा जो नॉन मेटल्स हैं आधे से ज़्यादा वो गैसेस हैं। मेटल्स जो हैं वो 90% सॉलिड है, नॉन मेटल्स जो हैं वो 90% गैसेस हैं। इसका मतलब ये हुआ कि लिक्विड की अगर हम बात करें तो मेटल्स में लिक्विड सिर्फ एक ही है, मर्क्यूरी, और इसी तरह नॉन मेटल्स जो हैं उनमें भी बहुत थोड़े लिक्विड्स हैं। और अगर कलेक्टिवली पूरा नतीजा निकालें तो पीरियोडिक टेबल में जितनी चीज़ें हैं आधी सॉलिड हैं और आधी गैसेस हैं, कुछ चीज़ें सिर्फ जो है वो लिक्विड्स हैं। फिर आगे उसने लिखा है कि इसका लस्टर भी नहीं होता इसके पास, जो मैंने बात आपको बताई है, और आप इसको पॉलिश भी नहीं कर सकते। सोनोरस का बता रहा है कि ये सोनोरस भी नहीं है, और ब्रेक करने पर ये, हिट करने पर ये आसानी से टूट भी जाते हैं। और उसके बाद फिर वो आगे बता रहा है कि ये मैलिएबल भी नहीं है और डक्टाइल भी नहीं है, ठीक है। फिर आगे वो ये बता रहा है कि इनकी जो है वो ये ब्रिटल होते हैं, एक इसने वर्ड इस्तेमाल किया है ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब होता है भुरभुरे, खालिस उर्दू में भुरे ये कहा जाता है। ये भुरभुरे क्या है भाई? चौक। आसान सी मिसाल, चौक को हाथ में पकड़ के ऐसे चूरा कर दें, वो चीज़ें जिनको हाथ में पकड़ के आप चूरा कर सकते हैं उनको कहा जाता है ये ब्रिटल हैं, ये भुरभुरे हैं। तो ये जो है वो नॉन मेटल्स जिनमें कुछ सॉलिड्स भी हैं, नॉन मेटल्स में कुछ सॉलिड्स भी हैं, ठीक है ना, सारी गैसेस नहीं है, ये बात याद रखिएगा नॉन मेटल्स में। तो ये ब्रिटल होते हैं, ठीक है, और आसानी से टूट भी जाते हैं, कुछ जो सॉलिड नॉन मेटल है वो। अच्छा, आगे फिर वो मेलिएबल और डक्टाइल की भी बात हो गई। जनरली बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ज़्यादातर इनके अंदर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं नॉन मेटल्स, लेकिन सब नहीं, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर इसने जो आखिर में बताया है कि इनकी डेंसिटी जो है वो बहुत लो होती है। कुछ एग्जाम्पल्स उसने बताई हैं नॉन मेटल्स की, वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कुछ एग्जाम्पल्स नॉन मेटल्स की, जैसे कि सल्फ़र है, कार्बन है। पीरियोडिक टेबल मैंने बनाया था ना, याद करें 4, 5, 6, 7, 8 ये जो ग्रुप्स हैं इनमें जो एलिमेंट्स हैं तकरीबन वो सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास जो है वो सल्फ़र, कार्बन, ऑक्सीजन है, ये भी नॉन मेटल है। और उसके बाद नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, ये भी नॉन मेटल्स हैं, ठीक है भाई। आगे वाला जो पैराग्राफ है इसके नीचे अंदर
वो फ्यू एक्सेप्शंस की बात करके हम ज़रा जो है इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करेंगे। अभी फ्यू एक्सेप्शन ज़रा सुन लीजिए, क्योंकि ये जो है वो एग्ज़ाम में ये आ सकता है। फ्यू एक्सेप्शंस का मतलब होता है जितनी भी चीज़ें अभी आपको बताई गई है ना, कुछ चीज़ें इससे मुस्तस्ना हैं। एग्जेम्प्ट को खालिस उर्दू में कहा जाता है मुस्तस्ना, मतलब वो उससे हट कर हैं, वो उन शराइत पे पूरा नहीं उतरती, उन कायदे कानून में वो नहीं आती। फ्यू एक्सेप्शंस, फ्यू एक्सेप्शंस क्या क्या हैं? जो कायदे कानून, जो रूल्स आपने मेटल्स के देखे हैं और नॉन मेटल्स के देखे हैं, कुछ चीज़ें, कुछ मेटल्स उन शराइत पे पूरा नहीं उतरते और कुछ नॉन मेटल्स भी हैं वो उन शराइत पे पूरा नहीं उतरते। कौन से मेटल्स हैं और कौन से नॉन मेटल्स हैं, ज़रा सुन लीजिएगा। फ्यू एक्सेप्शंस में वो बता रहा है कि यहाँ पर हमारे पास मिसाल के तौर पर मर्क्यूरी को ले लीजिए, Hg, सारे क्या हैं? सॉलिड हैं, मेटल्स, लेकिन Hg जो है, मर्क्यूरी जो है वो लिक्विड है और इसका लो मेल्टिंग पॉइंट मर्क्यूरी का और लो बॉइलिंग पॉइंट भी है, देखा ना। हालांकि मेटल है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए था, हाई बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए था, लेकिन नहीं है, हालांकि मेटल है। ठीक है भाई, लो मेल्टिंग पॉइंट। और इसका जो है वो तकरीबन मेल्टिंग पॉइंट जो है इसका कितना है? इसका अगर मेल्टिंग पॉइंट मर्क्यूरी का लें, एमसीक्यूज़ में आपसे पूछा जा सकता है, -39 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके ऊपर मर्क्यूरी जो है वो मेल्ट हो जाती है, मतलब मर्क्यूरी लिक्विड है, पहले आप उसको फ्रीज करेंगे, ठंडा करेंगे, मर्क्यूरी सॉलिड बनेगी। सॉलिड बनने के बाद फिर जब आप उसको गर्म करेंगे तो वो लिक्विड बनेगी। जिस टेम्परेचर पे लिक्विड होगी सॉलिड मर्क्यूरी, उस टेम्परेचर को हम कहेंगे उसका मेल्टिंग पॉइंट। और कितना थोड़ा सा है, देखें माइनस में, -39। अच्छा, और क्या इसने बात बोली है आगे? सोडियम और पोटेशियम की बात करें, सोडियम एंड मैग्नीशियम की अगर हम बात करें, सोडियम और पोटेशियम की बात कर रहा है, पोटेशियम का सिंबल K है, मत भूलिएगा, सोडियम और पोटेशियम। इसकी बात बता रहा है, बोल रहा है लाइट मेटल्स हैं, बहुत हल्के हैं, भारी नहीं हैं। हालांकि मेटल्स हैं लेकिन बहुत ज़्यादा लाइट मेटल्स हैं। एंड सॉफ्ट, और सॉफ्ट मेटल्स, सख्त नहीं है। ठीक है, आप इनको नाइफ से कट भी कर सकते हैं, छुरी से आप इनको कट भी कर सकते हैं। अब आयरन को थोड़ी ना काट सकते छुरी से, ठीक है भाई। और इनका लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, लो बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी, इनका जो है वो लो मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट। याद रहे, बॉइलिंग पॉइंट की बात नहीं हो रही, मेल्टिंग पॉइंट की बात हो रही है। सोडियम का और पोटेशियम का मेल्टिंग पॉइंट देखें, यानी कि इतने कम टेम्परेचर पे ये सॉलिड है, हालांकि ये प्लास्टिक की तरह पिघल जाएंगे, लिक्विफाई हो जाएंगे। कौन से टेम्परेचर हैं ये हमारे पास जो है वो 98 डिग्री सेंटीग्रेड, ये इसका है 98 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो इसका है। और 63 जो है ये हमारे पास जो है वो पोटेशियम का 63, ये इनके मेल्टिंग पॉइंट्स हैं। सोडियम का 98 डिग्री सेंटीग्रेड पे सोडियम पिघल जाएगा और पोटेशियम जो है वो 63 डिग्री सेंटीग्रेड पे पिघल जाएगा। बहुत थोड़े मेल्टिंग पॉइंट्स हैं। दूसरे मेटल्स को देखें तो उनके 400, 500, 600, 800, 1000, 1500 ये मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, इतने हाई टेम्परेचर पे जाके वो पिघलते हैं। ठीक है भाई। अब ज़रा नॉन मेटल्स को देख लें। आपके पास डायमंड है और ग्रेफाइट है, डायमंड और ग्रेफाइट दोनों क्या है? प्योर कार्बन है, प्योर कार्बन है। कौन से ग्रुप से कार्बन ताल्लुक़ रखता है? अब जिन बच्चों ने कार्बन वाली वीडियोस देखी हैं उन्हें क्लियर होगी ये बात, डायमंड और ग्रेफाइट की। ये प्योर कार्बन है। डायमंड प्योरली जो है वो कार्बन के एटम से मिलके बनता है और ग्रेफाइट भी प्योरली जो है वो कार्बन के एटम से ही मिलके बनता है। दोनों में फ़र्क क्यों है? अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। कार्बन जो है वो डिफरेंट, कार्बन के एटम्स डिफरेंट तरीके से अरेंज हुए हुए हैं डायमंड के अंदर, और कार्बन के एटम्स डिफरेंट तरीके से अरेंज हुए हुए हैं ग्रेफाइट के अंदर। अब ज़रा इनका अलग अलग सिस्टम देख लीजिए आप। ये नॉन मेटल्स हैं, ये मत भूलिएगा। डायमंड को देख लें,
हमने नॉन मेटल्स को क्या देखा था कि ये क्या होते हैं, ये सख्त नहीं होते, हार्ड नहीं होते। डायमंड क्या है, टफेस्ट नॉन सब्सटेंस ऑन अर्थ, हमारी ज़मीन पर सबसे मजबूत तरीन चीज़ है डायमंड, सबसे सख्त। आप इसके ऊपर पहाड़ भी गिरा देंगे डायमंड के ऊपर, इसको खराश भी नहीं आएगी, इतना मजबूत होता है ये डायमंड। लेकिन है क्या, नॉन मेटल, मेटल नहीं है। ठीक है भाई, क्या टेम्परेचर है इसका, मेल्टिंग पॉइंट देखें इसका, मेल्टिंग पॉइंट सारे मेटल से सबसे ज़्यादा है मेल्टिंग पॉइंट इसका, 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। अल्लाह की पनाह, कितना बड़ा, कितना ज़्यादा ये टेम्परेचर है, 3500 डिग्री सेंटीग्रेड है इसका। फिर हमने, अब अगर ग्रेफाइट की बात करें, हमने ये भी देखा है कि नॉन मेटल्स जो हैं वो शाइन भी नहीं करते, लस्ट्रस भी नहीं होते। यही देखा है ना नॉन मेटल्स को, मेटल्स को देखा है शाइन भी करते हैं, लस्ट्रस भी करते हैं। ग्रेफाइट जो है शाइन करता है, आपकी पेंसिल की नोक देख लीजिए, शाइन करती है, ग्रेफाइट है। डायमंड जो है ये भी शाइन करता है, आपको पता है, कोई बताने की ज़रूरत नहीं। तो ये भी क्वालिटी है इसकी, हालांकि ये नॉन मेटल शाइनी सॉलिड्स हैं। मेटेलिक लस्टर शाइनी सॉलिड है, शाइनी सॉलिड है, मतलब लस्टर है इसमें, इसमें लस्टर मौजूद है, लेकिन मेटेलिक लस्टर नहीं है। ज़रा ध्यान से एमसीक्यूज़ को पढ़ लीजिएगा, मेटेलिक लस्टर नहीं है। हाँ, लस्टर तो है, मेटेलिक लस्टर नहीं है। ठीक है, और इंटरेस्टिंग बात आगे, ये बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, सही बात है। लेकिन ग्रेफाइट को देखें, ग्रेफाइट को, ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये मेटल्स और नॉन मेटल्स का पार्ट 1 हो गया, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का पार्ट 1 है। और मेटल्स एंड देयर एक्सट्रैक्शन का भी पार्ट 1 है, ये मत भूलिए। और इसके अंदर ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स अभी चल रहा है, इसके आगे केमिकल डिफरेंसेस रहते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के, और आगे फिर रिएक्शन विद एसिड्स रहता है, 3-4 हेडिंग्स की रहती हैं। इंशाल्लाह वो पार्ट 2 में इसको डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।